Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. I am going to teach you second topic of physical agents and electrotherapy 2 in this lecture. और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पहले हम अगर बात करें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम ये होता है कि अगर आपने कोई भी किसी भी काइंड ऑफ रेज का एनालिसिस करना हो तो उसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है कि एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या वेव्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर इसमें जो वेव्स आती हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले आपके पास आती हैं वायरलेस वेव्स। वायरलेस वेव्स में आपके पास 300 मीटर से 1000 एंगस्ट्रॉम तक रेंज करती है उनकी वैल्यू। फिर आपके पास आ जाती है इंफ्रारेड, जिसमें आपकी 1000 एंगस्ट्रॉम से 7700 एंगस्ट्रॉम तक जाती है उसकी वेरिएशन। फिर विजिबल रेज प्रोड्यूस होती हैं या स्पेक्ट्रम में आपको विजिबल रेज मिलती हैं, उनकी अप टू 3900 एंगस्ट्रॉम जाती है रेंज। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं अल्ट्रा वायलेट, जिसकी 3900 एंगस्ट्रॉम से 136 एंगस्ट्रॉम तक रेंज होती है। देन आपके पास एक्सरेज आ जाती हैं जिनकी 136 एंगस्ट्रॉम से 1.4 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। और लास्ट में आपके पास आ जाती हैं गैमा रेज जिनकी 1.4 एंगस्ट्रॉम से 0.06 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। एंगस्ट्रॉम बेसिकली क्या है, उसका यूनिट है। फिर अगर हम उसकी बात करें प्रोडक्शन की कि इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो उसमें सबसे पहले आपको लॉ ऑफ ग्रोथस का पता होना चाहिए। लॉ ऑफ ग्रोथस क्या था? उसने बंदे ने ये कहा था कि रेज मस्ट बी एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स, कि जहाँ पे भी रेज प्रोड्यूस होती हैं वो किसी मीडियम में जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगी वो अपने इफ़ेक्ट्स नहीं दे सकती हैं। तो इसीलिए आपको लॉ ऑफ ग्रोथस का पता होना चाहिए कि जब ये वेव्स तो प्रोड्यूस हो जाएंगी लेकिन जब तक वो किसी मीडियम में एब्जॉर्ब नहीं होंगी वो अपने कोई इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगी। जैसे कि हम एक्सरे को एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस यूज़ करते हैं, तो उसमें जब तक वो मीडियम को स्ट्राइक करके उसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगी, पेनिट्रेट नहीं होंगी, तब तक वो अपना कोई इफ़ेक्ट नहीं देंगी। इसलिए ज़रूरी है कि रेज जो हैं वो लाजमी एब्जॉर्ब हों ताकि वो अपना इफ़ेक्ट या रिज़ल्ट दे सकें। सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं वायरलेस, या उसका दूसरा नाम है हर्ट्जियन वेव्स। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग करंट से प्रोड्यूस होती हैं और इसमें इनकी सेम जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी एज दैट ऑफ जिस करंट ने उसको प्रोड्यूस किया, उनकी फ्रीक्वेंसी से सेम होगी। फिर आपके पास आ जाती है इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज। ये हीट से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि रेडिएशन में पढ़ा था, या आप कह लें रेडिएंट एनर्जी में, मैंने आपको थर्मियोनिक मिशन में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हीट देने पे इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जब मीडियम में जाते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए, रेज प्रोड्यूस करते हैं, वो मीडियम में जाके एब्जॉर्ब होंगी, वहाँ पे हीट रिलीज़ होती है। तो उस सारे फिनोमिना इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है आपके पास पोकर की। पोकर क्या होता है? एक मेटल रॉड होता है जिसको जब आप हीट देंगे तो वो सबसे पहले आपको इंफ्रारेड रेज वहाँ पे देता है। अगर कंटिन्यूड हीट या उससे ज़्यादा हीट आप देते हैं तो उस आपको वो विजिबल रेज भी साथ देंगी और उसका कलर जो है वो चेंज होके रेड होता जाएगा। जैसे आपने कभी वेल्डिंग वालों के पास देखा होगा कि वो जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो एक रेडिश सी या वाइटिश सी लाइन आपको नज़र आती है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो उस तरह से उस मेटल रॉड का कलर रेडिश होता जाएगा। अगर उसके बाद फिर आप उसको ज़्यादा मज़ीद हीट देते हैं तो वो तीनों रेज जो है वहाँ से रिलीज़ करती है या प्रोड्यूस करती है, जिसमें इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं। तो उसका कलर, ये तीसरी स्टेज पे उसका कलर रेड से वाइट में कन्वर्ट होता जाता है। थर्ड आपके पास आ जाती हैं एक्सरेज। इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब में आप हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं जिसकी वजह से आपको एक्सरे जो है रेज मिल जाती हैं। इसमें कैसे जो है आपको एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनका फ्लो सडनली स्टॉप हो जाता है एट ए नोड। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस स्टॉपेज की वजह से जो है एक्सरेज जो हैं वो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। फोर्थ आपके पास अच्छा, ये जो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट हैं ये इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होती, और एक्सरेज और गैमा रेज जो हैं ये मोर पेनिट्रेटिंग होती हैं, इसीलिए एक्सरे को आप डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। गैमा रेज जो हैं उसमें जब भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या रेडियो एक्टिव मेटल्स को आप यूज़ करते हैं फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, या फिर आप उसको यूज़ करें डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, तो उस मटेरियल में, रेडियो एक्टिव मटेरियल में हीट प्रोवाइड करने के बाद जो चेंजेस आ रहे होंगे उसके स्ट्रक्चर में या उसकी केमिकल एक्शंस में जो चेंजेस आ रहे होंगे
उसकी वजह से गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं, ये मोर पेनिट्रेटिंग होती हैं एक्स रेज और गैमा रेज, और ये जो हैं केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉज गवर्निंग रेडिएशन। लॉज गवर्निंग रेडिएशन में हमारे पास आ जाते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले आपके पास आता है रिफ्लेक्शन। तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, ये आपके पास कोई भी सरफेस है, इस पे आके लाइट ने हिट किया इस एंगल पे, और ये टोटली जो है रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और ये आपने एक नॉर्मल या इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इंसिडेंस एंगल फाइंड कर लिया। तो ये इस तरह से स्ट्राइक करेगी, ये इंसिडेंट रे होगी आपकी, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी हो गई नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मीडियम। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है। तो आपके पास रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस एंगल, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंस एंगल इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर इंसिडेंट एंगल ज़ीरो हो तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो बिल्कुल जो है लाइट जहाँ पे जिस पॉइंट पे हिट कर रही होगी वो बिल्कुल जो है सीधी गुजर जाएगी। अगर ज़ीरो है उसका एंगल तो वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी, कोई उसमें रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगी। फिर उसमें रिफ्लेक्शन में आपके पास एग्जांपल आ जाती है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स की। आपने शायद कभी मोटरवे पे देखा हो, स्पेशली मरी मोटरवे पे या मरी की जो पुरानी जीटी रोड है उस पर आपने देखा होगा, कुछ मिरर्स लगे होते हैं टर्न्स पे। तो वो अगर आप उसको साइड से देखें तो वो इस तरह के होते हैं, वैसे आपको वो नज़र आएंगे, थोड़ी कनकेविटी उनमें होती है। तो वो होते हैं बेसिकली रिफ्लेक्टर्स, जिसमें आपको रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है लाइट, और जिससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो जाते हैं। अच्छा, अगर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं कि ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं कि पहले तो उनको सारी लाइंस मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद सारी जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से आपके पास इसमें रिफ्लेक्शन आ जाती है। और उसके बाद आप अगर बात करें इंटरनल रिफ्लेक्शन की, सेकेंड आपके पास आ जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक क्वार्ट्ज रॉड की, जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इज स्ट्राइक्स एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया इज सच दैट इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टेड। मतलब कि इसमें ये होता है कि ट्रांसमिट होने की बजाय या रिलीज़ होने की बजाय वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और सारी जो है वो पैरेलल लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देंगी। तो ये देखें कि आपके पास दो जो है आपने हीट प्रोवाइड की, हीट आपने प्रोवाइड की, वो क्या होगा कि वो इस तरह से ट्रैवल करेगी, और उसके बाद
वो आगे जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो इसमें आपके पास इसमें मेनली कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिस लिमिट की बियॉन्ड या जिस पॉइंट की बियॉन्ड जो है रिलीज होने की बजाय या ट्रांसमिट होने की बजाय रेज वहाँ पे रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं। तो जब आप इसको क्वार्ट्ज रॉड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो इस रॉड से ट्रांसमिट होने की बजाय, पास होने की बजाय, वो सारी जो हैं सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। फिर आपके पास आ जाता है रिफ्रैक्शन। इसमें ही होता है कि जब लाइट, ये है एयर, ये ग्लास, ये एयर, जब एक मीडियम से दूसरी में जाएगी, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब इंसिडेंट लाइन या इंसिडेंट रे। तो क्या करेंगे, जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा बेंड आ जाता है। वो बेंड या हो सकता है टुवर्ड्स नॉर्मल या हो सकता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंड आ जाएगा दूसरे मीडियम में जाते हैं, और फिर साथ ही वो जब दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो दोबारा से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। तो इस फिनोमिना को आप कहते हैं रिफ्रैक्शन। लास्ट आपके पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आपके पास वही लॉ ऑफ ग्रोथस आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग रेज जो हैं उनको लाजमी एब्जॉर्ब होना चाहिए टू प्रोड्यूस देयर इफ़ेक्ट्स। और लॉ ऑफ ग्रोथस क्या कहता है कि रेज की एब्जॉर्प्शन जो है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है। लॉ ऑफ ग्रोथस, रेज या प्रोपोर्शन ऑफ रेज एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, इंसिडेंस एंगल, और तीसरी चीज़ आपकी नेचर ऑफ मीडियम आ जाती है। उसके बाद आपको इसमें बताया हुआ है कि कुछ फ़िल्टर्स होते हैं जिसको हम एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। फ़िल्टर क्या है? एक मीडियम है, टाइप ऑफ मीडियम है जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को, वेव्स को पास अलाउ कर देता है टू एब्जॉर्ब, और कुछ को जो है वहाँ से ट्रांसमिट कर देता है टू अदर्स। विंडो ग्लास इसमें आ जाता है। विंडो ग्लास जो है वो इजीली आपकी अलाउ करता है विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज को टू पास वाइल एब्जॉर्बिंग या फिल्टरिंग आउट, उसमें से फ़िल्टर आउट कर देता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को। फिर जिस एंगल पे जो है रेज स्ट्राइक होती हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितनी जो है रेज एब्जॉर्ब्ड हो गई हैं। उसके बाद इसमें एक और लॉ आता है, या आप कह लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का थोड़ा सा बताया हुआ है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री होगा तो उसमें कोई रेज एब्जॉर्ब नहीं होंगी। अगर जो है ये है एक मीडियम, उस पर 90 डिग्री पे आके हिट कर रही हैं तो इसमें कोई रेज एब्जॉर्ब नहीं होंगी, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास होगा 0, उसमें जो है आपके पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिलेगी। और उसके अलावा आपका इसमें आ जाता है एक लॉ आ जाता है जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग a proportion of rays absorbed is inversely proportional to square of distance between the medium and point source। तो हमारा टॉपिक ये यहीं पे आज ख़त्म होता है। इसको हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने इसमें पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद हमने उसके स्केल्स पढ़े कि क्या क्या स्केल्स होते हैं, उनकी कन्वर्जन्स पढ़ी। कन्वर्जन्स के बाद हमने उसमें उसके यूनिट्स पढ़े, कैलोरी जिसमें आ जाता है, उसके बाद ब्रिटिश थर्मल यूनिट आ जाता है, स्पेसिफिक हीट आ जाती है। उसके बाद हमने इसकी फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स पढ़े हीट के, जिसमें एक्सपेंशन, चेंज ऑफ स्टेट आ जाती है।
उसके अलावा उसमें केमिकल एक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एक्शन आ जाते हैं, थर्मियोनिक एमिशन आ जाती है, रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स आ जाती है। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट के कौन कौन से मोड्स होते हैं, जिसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़े। फिर हमने इस चैप्टर में रेडिएंट एनर्जी पढ़ी, रेडिएंट एनर्जी क्या होती है। देन आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव्स की प्रोडक्शन पढ़ी, प्रोडक्शन किस तरह से होती है और कौन सी पेनिट्रेटिंग होती हैं, कौन सी नॉन पेनिट्रेटिंग होती हैं। देन उसके बाद हमने लास्ट में हमने इसके पढ़े कुछ लॉज जो हैं रेडिएशन को गवर्न करते हैं। उसमें आपके पास रिफ्लेक्शन आ गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया। रिफ्लेक्शन में यही कि जिस इंसिडेंट रे जहाँ पे स्ट्राइक करेगी उसके मतलब ऑपोजिट ही उतनी ही रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल मिलेगा। फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ी, उसमें क्रिटिकल एंगल का थोड़ा सा बताया हुआ था कि क्रिटिकल एंगल क्या है, ऐसा पॉइंट जिसके बियॉन्ड जो है ट्रांसमिट ना हो कोई भी रे या वेव और टोटल उसमें आपको कंप्लीट रिफ्लेक्शन मिले, तो उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इंसिडेंट रे पास करती है तो वो उसमें थोड़ा सा बेंड आ जाता है, या वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो सकता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, और जैसे ही वो दूसरे मीडियम में वापस जाएगी तो वो वापस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। देन आपके पास एब्जॉर्प्शन आ गई, जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रोथस क्या होता है कि जितनी रेज हैं उनको लाजमी एब्जॉर्ब होना चाहिए टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स। उसके अलावा इसमें बताया हुआ था कि प्रोपोर्शन ऑफ रेज जितनी कैसे आपको पता चलेगा कितनी रेज एब्जॉर्ब हुई हैं, तो वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे, उसकी नेचर ऑफ मीडियम पे, और तीसरा आपके पास आ जाता है इंसिडेंस एंगल। फिर हमने इसमें सेकंड पढ़ा इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो उसमें ये पढ़ा कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ में प्रोपोर्शन या इंटेंसिटी ऑफ रेज एब्जॉर्ब इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स एंड जहाँ पे भी वो एब्जॉर्ब हो रही है या मीडियम के दरमियान में। तो ये था हमारा टॉपिक फिज़िक्स ऑफ हीट एंड रेडिएशन। अब हम बाकी का जो है इंटरफेरेंशियल करंट या दूसरा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।